नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास में आज खास पेशकश अफगानिस्तान में पल पल बदलती सूरत हाल पर आज हमारी अगले 1 घंटे तक हम इस पर नजर डालेंगे और अपने जो इस शोबे के माहिर हैं उनसे इस बारे में जानकारी लेंगे कि दरअसल अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है क्या वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा पहले सोचा जा रहा था, जैसा पहले जो माहिरीन है फॉरेन एक्सपर्ट्स के खास तौर से जिन्होंने तालिबान को बहुत करीब से समझा है, देखा है, जाना है, क्या सब कुछ वैसा ही हो रहा है? क्या इसमें जो किरदार होना चाहिए था अमेरिका का, जैसा कि दुनिया उससे तवक्को रखती थी, क्या वो किरदार में अपने कामयाब रहा या अमेरिका से कुछ यहां पर कभी सामने आई? और जिस तरह की बातें लगातार इससे पहले जब मीटिंग्स हो रही थी, दोहा के कतर में मीटिंग हुई है या फिर इससे पहले जो तालिबान के तर्जुमान थे उन्होंने हर बार यह कहा था कि माजी में हमसे कुछ गलतियां जरूर हुई थी लेकिन इस बार हमने माजी की गलतियों से सीखा है और यही वजह है कि हमें ज्यादातर इलाकों में अवाम का तावन मिल रहा है। लेकिन उसके बावजूद अगर इस तरह के हालात आज जिस तरह से देखे गए हैं काबुल में, वो बहुत सवाल खड़े करते हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ न्यूज़ 18 उर्दू पर, आप देखेंगे दास्तान काबुल। सवाल सबसे बड़ा लोगों की जुबान पर यही है कि अब आगे क्या करेगा तालिबान। जी नाज़रीन, सबसे अहम सवाल यही है कि तालिबान आगे क्या करेगा। चूंकि तालिबान ने जिस तरह से पहले ये बातें कही थी कि कहीं भर भी हमारी तरफ से ये कोशिश नहीं होगी कि हम जोर जबरदस्ती करें या हम ताकत का इस्तेमाल करें, और हम इसीलिए हमें थोड़ी ताखीर जरूर होगी लेकिन हम इससे बेहतर करेंगे। लेकिन आज जो काबुल एयरपोर्ट पर तस्वीरें थी वो बहुत हैरान करने वाली है। पहले आपको हम 4 तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। इन 4 तस्वीरों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो खुद ब खुद तस्वीरें बयां करती हैं कि दरअसल वहां मंजर आज क्या था, वहां इस वक्त किस तरह के हालात हैं। जैसा तालिबान या उनके नुमाइंदे या उनके तर्जुमान बार बार कह रहे हैं कि जो गलतियां हमसे माजी में यानी पिछली बार जब हमसे हुई थी, 20 साल बाद जब हमें फिर से अवाम का ताउन मिला है तो अब ऐसा नहीं होगा। तो आखिर क्यों वहां अवाम जो है वो काबुल से या अफगानिस्तान से भागना चाहते हैं? क्यों वहां वो अपनी जानों को खतरे में डालकर वो चलती और जो एयरलाइंस जो यूएस की जो एयरलाइंस है वो टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर वो दौड़ पड़ती है और उसके साथ साथ लोग दौड़ते नजर आते हैं। यहां तक कि कुछ लोगों ने उसमें उसके टायर के आसपास भी वो बैठ गए। बाद में ऐसा देखा गया, ऐसी तस्वीरें सामने आई जो आपको हम कुछ देर में दिखाएंगे कि किस तरह से उस एयरक्राफ्ट से जो कि हवा में था उससे लोग गिरते हुए नजर आए। ये वो तस्वीरें हैं, इसे आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो आप देखिए कि लैंडिंग नहीं बल्कि टेक ऑफ के वक्त भी लोग जो है रनवे पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। और इसी से ऐन वक्त पहले की यह खबर थी कि जब बहुत ज्यादा वहां भीड़ इकट्ठा हो गई थी तो यूएस ट्रूप्स ने वहां पर हवा में फायरिंग की थी। लेकिन क्या गोली लगने से ही मौत हुई है या फिर वहां मची भगदड़ से मौत हुई, इस बारे में इंकशाफ अभी नहीं हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि आखिर ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए, वहां काबुल में अवाम को इतना खौफ तालिबान से क्यों है कि वो अपनी जानों की परवाह किए बगैर किसी भी सूरत काबुल से निकल जाना चाहते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए हवा में किस तरह से तैयारे से गिरता हुआ शख्स जो किसी तरह टायर के आसपास अपनी जगह देखकर वो बैठ गया था और वो हवा में गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे 2 लोगों की डेड बॉडीज भी मिल चुकी हैं। तो ये मंजर है जो ये बता रहा है कि दरअसल तालिबान ने जो दावे किए थे या जो वादे किए थे, शायद उन वादों पर वहां की आवाम को फिलहाल उतना भरोसा अब भी नहीं हो रहा है और इसीलिए अवाम वहां से किसी भी सूरत निकल जाना चाहती है। एक तस्वीर आपको हम दिखाएंगे, अकेली तस्वीर जो काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है। काबुल एयरपोर्ट में देखिए किस तरह से जब वहां पर अलग अलग एयरक्राफ्ट मौजूद हैं तो लोगों का जमावड़ा लगा है, जैसा मंजर आमतौर से आपको हिंदुस्तान में किसी बस स्टैंड के आसपास त्योहारों के मौके पर देखने को मिलता होगा। लेकिन ये
काबुल एयरपोर्ट की तस्वीर है और आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि अवाम में किस तरह की दहशत है, कितना अवाम जो है वो खौफ के साए में है। आखिर ये खौफ का साया, ये खौफ जो लोगों में है वो कैसे दूर होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो अब तक इत्तलात मिल रही है उसके मुताबिक 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। ऐसा बताया जा रहा है कि 4 लोगों की जानें जा चुकी हैं जो अब तक खबरें मौसूल हुई हैं उसके मुताबिक एयरपोर्ट में जो फायरिंग हुई थी उसके बाद। और दूसरी तरफ ये भी खबर आ रही है कि काबुल का जो एयरपोर्ट था उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और उसे जो तालिबान हैं उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है। लेकिन जो यूएस ट्रूप्स, यूएस के तकरीबन जो बताया जा रहा है आदाद के 4 से 5 हज़ार यूएस ट्रूप्स हैं और जो अमेरिका ने अपने लोगों को या अपने जो उनके एम्बेसी में जो लोग थे उन्हें वहां से निकालने के लिए भेजे हैं, तो उनके लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि कैसे वो सेफ पैसेज के साथ अपने नेशनल्स को वहां से निकाल सके। इसी बीच अब तालिबान के सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि तालिबान की जो हिकमत अमली होगी, जो तर्ज हुकूमत होगा वो कैसा होगा और क्या तालिबान को की हुकूमत को लोग मंजूर करेंगे, यानी जो दूसरे ममालिक है वो करेंगे। चूंकि जो बरतानिया है उसने अपील की है वर्ल्ड कम्युनिटी से कि बरतानिया में ने जो अपील की थी कि तालिबान की जो हुकूमत है उसे मंजूर ना किया जाए। लेकिन खबर अहम यह है कि चीन ने साफ तौर से ऐलान किया है कि वो तालिबान से दोस्ताना रिश्ता चाहता है। इससे पहले पाकिस्तान की तरफ से भी ऐलान हुआ था कि वो जो है इस बारे में बहुत कदम फूंक फूंक कर रख रहा है, लेकिन पाकिस्तान ने इशारा साफ दे दिया है कि वो तालिबान से चाहेगा कि रिश्ते बने रहें। और इसी तरह चीन की अब इस ऐलान के बाद कि वो चाहता है कि तालिबान से रिश्ते बने रहें। खबर इसी बीच ये भी आ रही है कि रशिया यानी मॉस्को से भी इस तरह की खबर है कि मॉस्को से एक वफ्द या फिर एक वजीर जो है जल्द ही काबुल आने वाले हैं। तो इस तरह ये देखा जा सकता है कि रशिया ने भी कहीं ना कहीं तालिबान के इस एग्जिस्टेंस को मान लिया है। लेकिन क्या अब जो दूसरी वर्ल्ड कम्युनिटीज हैं उनका रद्द-ए-अमल क्या होगा, इस बारे में कई सवाल हैं। और दूसरा ये कि तालिबान यहां से आगे क्या करेगा, यानी अब क्या करेगा तालिबान। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हैं अगले आधे घंटे तक बल्कि 1 घंटे तक हमारे इस पर खास प्रोग्राम कर रहे हैं। मोहिबुल हक हमारे साथ हैं जो माहिर हैं खारजी उमूर के और एएमयू में प्रोफेसर हैं। मोहिबुल हक साहब आपका बहुत इस्तकबाल है। और कुछ देर में हमारे साथ होंगे रोबिंद्र सचदेव जो खुद फॉरेन एक्सपर्ट हैं और जो खारजी उमूर है उसके बाहर हैं। खासतौर से अफगानिस्तान में जो पिछली बार तालिबान से लेकर अब तक जो भी तब्दीलियां वहां रूनुमा होती रही उस पर उन्होंने काफी गहरी नजर रखी है। आदित्य राज कौल भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो कंट्रीब्यूटिंग एडिटर हैं न्यूज़ 18 के, और साथ ही हमारे साथ होंगे प्रोफेसर अखलाक अहान जो फॉरेन एक्सपर्ट है और जेएनयू से हैं। मोहिबुल साहब आपका बहुत इस्तकबाल है। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जो काबुल में आज जो तस्वीरें देख सके हम लोग और जो स्क्रीन पर लगातार हम दिखा पा रहे हैं, अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। मतलब आप समझिए कि उस दहशत का, उस खौफ का आलम क्या होगा कि जब कोई एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ करने के लिए रनवे पर दौड़ पड़ता है, उसके साथ साथ लोग दौड़ रहे हों और उनमें से कुछ लोग जो टायर के पास जो जगह होती है जिसके स्टैंड के साथ लगा होता है उसमें बैठ जाते हैं और फिर जब एयरक्राफ्ट जो है वो टेक ऑफ कर जाता है तो हवा से ही वो गिरते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी सूरत हाल का मतलब क्या है मोहिबुल साहब? देखिए विशाल आदम साहब, मैंने आपके चैनल पे पहले भी कहा था कि वहाँ के प्रेसिडेंट के लिए खतरा लाहक हो जाएगा और नजीबुल्लाह के साथ जो हुआ था अफगानिस्तान में वो हम सब जानते हैं। यहाँ पर जब एक लेजिटिमेटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट को मुल्क छोड़कर भागना पड़े तो आप अंदाज़ा लगाइए दहशत का आवाम में क्या होगा। जाहिर सी बात है कि वो लोग जो रिजीम के पार्ट रहे हैं, अशरफ गनी के रिजीम के पार्ट रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इंटेलिजेंस सर्विसेज के होंगे, जो सीक्रेट सर्विसेज के होंगे और जो जिनको तालिबान के मुताबिक वो लोग मुखबिर कहलाएंगे या तालिबान के मुताबिक वो गद्दार कहलाएंगे, जिनके नतीजे में तालिबान के बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी होगी। चूंकि एक स्ट्रगल आप जानते हैं आर्म्ड स्ट्रगल जारी था,
तो ऐसी हालत में जो रिजीम होता है या जो रिजीम के बाक़ियात होती हैं उनके खिलाफ मज़ालिम तोड़े जाते हैं या उन्हें फिर सज़ाएं दी जाती हैं। तो लोगों को दहशत में आना यकीनन जो है वो लाजमी है। और हमें ये भी देखना होगा कि कोई जनरल एमनेस्टी का ऐलान नहीं किया तालिबान ने लोगों से यकीनन ये कहा है कि डरे ना, खौफ ना खाएं, लेकिन जनरल एमनेस्टी का ऐलान नहीं किया है, जो आमतौर पर ऐसे मौक़ों पर ज़्यादा बेहतर होता। और जो तालिबान ने इससे पहले जो कुछ किया है, देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी एस्टैब्लिशमेंट को जो हम जज करते हैं उसके पास्ट की बुनियाद पर जज करते हैं, वो प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या करने वाले हैं ये हम नहीं जानते। तो जो पास्ट रिकॉर्ड है तालिबान का वो वैसा ही है कि उनके साथ नॉर्दर्न अलायंस ने ज़्यादतियाँ की थी, जहाँ पे डेड मैन डांसिंग का मामला हुआ था, जिसमें रशीद दोस्तम वगैरह इन्वॉल्व थे। और उसके बाद तालिबान ने भी रिजिम में आने के बाद ज़्यादतियाँ की थी जो लोगों के सामने, इसीलिए इस तरह का मंजर आपके सामने आ रहा है। जी, मोहिबुल हक साहब, मैं आपको थोड़ी देर रोकना चाहूँगा। इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कंट्रीब्यूटिंग एडिटर न्यूज़ 18 के नेटवर्क के, और उनसे हमारे लिए इस वक्त सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि ताज़ा हालात इस वक्त क्या हैं, क्योंकि वहाँ पल पल जो है तस्वीरें बदल रही हैं और नई जानकारियाँ सामने आ रही हैं। अब सवाल ये पैदा, जो खबर है उसके मुताबिक एयरपोर्ट को तो बंद कर दिया गया है, लेकिन क्या ये एयरपोर्ट्स आम लोगों के लिए बंद हैं? क्योंकि खबर यह भी थी कि हिंदुस्तान से भी 2 एयरक्राफ्ट वहां जाने थे और काबुल से हिंदुस्तानी लोगों को दिल्ली आना था, लेकिन वो भी अब नहीं जा पाएगा। तो हमारे साथ आदित्य राज कौल जुड़ चुके हैं। आदित्य साहब, मेरा सवाल आपसे पहला यही है कि ताज़ा सूरत हाल क्या है? क्या जो एयरपोर्ट पे आज अफरा तफरी देखी गई काबुल में, क्या एयरपोर्ट को तालिबान ने अपने कंट्रोल में ले लिया है? क्या किसी भी तरह की फ्लाइट का वहां से टेक ऑफ या वहां लैंडिंग अब नहीं हो पा रही है? देखिए, पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि बहुत ही डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, और तभी जो खौफजदा लोग हैं वो, आपने देखा वो दृश्य और जो एकदम ही हॉरिफिक वीडियोस वहां से आए हैं, जो C-17 है US एयरफोर्स का, वो जब वहां से टेक ऑफ कर रहा था तो कई लोग उस पे जो लैंडिंग गियर होता है टायर के ऊपर, वो उस पे बैठ रहे थे, उस पे लटक रहे थे, और उसमें से पता लग रहा है कि 2 से 3 लोग जो एकदम एयरक्राफ्ट पर ही वहां टिके रहे, वो ऊपर से जब लैंडिंग गियर बंद हुआ तब वो नीचे गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। तो सुबह भी हमने देखा था कि धक्का मुक्की हुई थी, स्टैम्पीड हुई थी एयरपोर्ट पे, जब US फोर्सेस ने हवा में फायरिंग भी की, और उस स्टैम्पीड में करीबन 5 लोगों की मृत्यु हुई है। तो एयरपोर्ट पे तो अफरा तफरी चालू है। तालिबान ने पूरी तरीके से टेक ओवर नहीं किया है। आपने सही कहा कि सिविलियन एयरपोर्ट जो है हामिद कारजाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो बंद कर दिया गया है, नोटम का नोटिस इशू कर दिया गया है। लेकिन अमेरिका का जो US स्टेट डिपार्टमेंट है और US स्टेट ऑफ डिफेंस है, उन्होंने कहा है कि वो जो मिलिट्री साइड है एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट का और सिविलियन साइड, उसको टेक ओवर करेंगे, और एयर ट्रैफिक कंट्रोल अमेरिका की जो आर्मी है और जो उनके मरीन और नेवी है वो टेक ओवर करेंगे और चलाएंगे। अभी भी आज एयर इंडिया की फ्लाइट्स हो या फिर इंडिया के C-17 विमान हो, वो वहां पर जाने वाले थे रेस्क्यू के लिए, लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि वहां पर एयरपोर्ट बंद है। दूसरी बात, वहां पर जो जहां पर भारतीय दूतावास है और कई अलग दूतावास हैं सेंट्रल काबुल में, वहां पर तालिबान ने सड़कें बंद करके रखी हुई है। तो अफगानी लोग जो भारत आना चाहते हैं या बाकी देश आना चाहते हैं, विजा लेने के लिए एम्बेसीज जाना चाहते हैं, उनको वहां पर दिक्कतें साबित हो रही हैं, क्योंकि सड़कें जो है वजीर खान करके जगह है जहां पर इंडियन एम्बेसी है, वो सड़कें पूरी तरीके से बंद है। कई जगह पर क्लैशेस की खबर भी आ रही है, जिसमें 50 से 100 लोगों के इंजर्ड होने की भी खबर है। तो अभी हालात बहुत ही ज्यादा फ्लूइड है। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड हो या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं स्थिति को, क्योंकि इवैक्यूएशन बहुत जरूरी है। मैंने सुबह भारत के जो वहां पर एम्बेसडर टंडन है, उनसे भी बातचीत की, तो वो भी बहुत ही नजदीकी से स्थिति को देख रहे हैं, क्योंकि जो अफगानी सरकार में बहुत सारे स्टाफर्स थे, चाहे वो अमीरुल्लाह सलेह के दफ्तर के हों, अशरफ गनी के दफ्तर के हों या हमीदुल्लाह मोएब के दफ्तर के हों, वो लोग भी अब हिट लिस्ट पे हैं और चाह रहे हैं कि किसी तरीके से भारत उनको शरण दे। लेकिन वो तभी होगा जब इंडियन एम्बेसी एक्सेसिबल होगी और इंडिया अपने जो विमान है वहां पर भेज सकेगा। अभी अमेरिकी इवैक्यूएशन वहां चल रहा है, लेकिन कब तक वहां पर भारत अपने विमान भेज पाएगा वो देखना होगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो,
डेनमार्क हो, नॉर्वे हो, इन सब के राजदूत वहां से भाग गए हैं, निकल चुके हैं। तो बहुत अच्छा, इस बीच एक खबर जो अभी हमसे अभी जिक्र करते मोहिबुल हक साहब, उन्होंने कहा कि तालिबान ने किसी जनरल एमनेस्टी का ऐलान नहीं किया है, जबकि उनके एक तर्जुमान के हवाले से ऐसी खबरें थी कि ये एक आम जो है वो माफी या राहत लोगों के लिए होगी। तो क्या यह सिर्फ लोगों के लिए थी या फिर उनके लिए भी थी जो गवर्नमेंट वर्किंग एम्प्लॉय थे, चाहे वो डिफेंस में रहे हों या फिर दूसरे सिविल दफातर में? देखिए, सुहेल शाहीन जो स्पोक्स पर्सन है तालिबान के, उन्होंने नेटवर्क 18 से भी बातचीत की थी और पहली बात तो भारत के ऊपर उन्होंने ये कहा था कि वो चाहते हैं कि भारत अपना रुख जो है तालिबान को लेकर बदले और तालिबान को रिकॉग्नाइज करे और तालिबान के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे, ये उन्होंने रखा पक्का। उसके बाद उन्होंने ये भी बाकी जो इंटरनेशनल नेटवर्क्स है उस पर बताया कि कोई भी रिटेलिएटरी किलिंग नहीं होगी, रिवेंज किलिंग नहीं होगी। ये उन्होंने टीवी पर बताया है कि हम किसी को मारेंगे नहीं काबुल में, क्योंकि वो जैसे कि वो कहते हैं कोलैबोरेटर, अफगानी कोलैबोरेटर्स अमेरिका के साथ जो काम कर रहे थे, चाहे वो एनडीएस में हो, सीक्रेट सर्विस में हो, अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस में हो या फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में हो, तो लेकिन वहां पर अभी भी डर का माहौल है, बहुत ज्यादा खौफनाक मंजर है वहां पर लोगों का। वो किसी तरीके से लोग वहां एयरपोर्ट पहुंचना चाहते हैं या फिर इंडिया। मैं आपको रोकते हुए ये फिर से सवाल करूंगा आदित्य राज कौल साहब के, क्या ये समझा जाए कि तालिबान, जैसा कि इसके पहले जो अफगान हुकूमत के कुछ लोगों ने ये बातें पहले की थी कि तालिबान अपना बयान जो है वो पल पल बदलता रहता है, वो कहता कुछ है करता कुछ है, तो क्या ये समझा जाए कि एक आम माफी का ऐलान या फिर ये जो बयान है इसे तालिबान ने उतने वाइड स्प्रेड नहीं किया जितना किया जाना चाहिए था? आखिर लोगों में इतना डर क्यों है? अगर ये पहले से इतना ज्यादा ऐलान किया गया होता, लोगों को उनकी बात पर यकीन होता, तो क्या लोग इस तरह से फिर भी वहां पर ऐसा रद्द-ए-अमल लोगों का देखने को मिलता? तो अगर छोड़ दिया जाए काबुल में तो चलो मैं मानता हूं कल से उन्होंने उतना कुछ वायलेंस किया नहीं, लोगों को नहीं मारा, लेकिन कंदहार हो, हेरात हो, मज़ार शरीफ हो, बाकी जगहें हो, वहां पर तो वायलेंस जारी है। वहां पर जो एकदम ही उनके तकियानुसी जो इलाज होते हैं या फिर पनिशमेंट्स होती हैं, लोगों का मुंह काला करके वहां पर सड़क पे चलाना या फिर पत्थर से मारना या पब्लिक एग्जीक्यूशन करना, वो सब तो चालू हो गया है इन सब जगहों पे। तो काबुल में ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया काबुल में है, इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन काबुल में है। तो ये तो आपने बात बिल्कुल सही कही कि काबुल में या कतर में, अफगानिस्तान में या कहीं पर भी तालिबान कुछ भी बोले तो फेस वैल्यू पर वो नहीं लिया जा सकता जब तक सटीक रूप से वो स्टेप लें, इंटरनेशनल कमिटमेंट दें। क्योंकि अमेरिका के साथ क्या हुआ आप देखिए, जो कतर में बातचीत हुई ज़ल्मै खलीलज़द के साथ या बाकी लोगों के साथ, उसमें बहुत सारी कमिटमेंट्स तालिबान ने रखी, लेकिन किसी पर भी वो अमल नहीं कर पाए, किसी भी कमिटमेंट पर वो खरे नहीं, सबने यू टर्न लिया और लोग अभी उसको भुगत रहे हैं अफगानिस्तान। जी, आदित्य साहब मैं आपके पास फिर से आ रहा हूं, आप हमारे साथ बने रहें। प्रोफेसर मोहिबुल हक साहब, एक सवाल का जवाब तो यहां पर मिल गया जो आपने कहा था कि भले ही तालिबान की मंशा ये रही हो, लेकिन जिस तरह से वाइडली इस मैसेज को आम करना चाहिए था, अगर जनरल एमनेस्टी है, आम माफी है, तो उस तरह से शायद नहीं किया गया। हालांकि न्यूज़ 18 पर ही तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन उन्होंने कहा था कि हमने आम माफी का ऐलान कर रखा है। मोहिबुल हक साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप क्या देख रहे हैं जिस तरह से अभी 3-4 दिनों बल्कि एक हफ्ते पहले कह लें, एक हफ्ते पहले अमेरिका की तरफ से की खबर थी कि इस वहां पर 90 दिनों के अंदर तालिबान जो है वो काबुल तक पहुंच सकता है, लेकिन ये देखा गया कि हफ्ते दिनों के अंदर, यानी उस ऐलान या उस रिपोर्ट के एक हफ्ते के अंदर अंदर काबुल तक तालिबान पहुंच गया। तो ऐसे में आप आगे क्या नजर आ रहा है कि जिस तेजी से ये तमाम वाकयात रूनुमा हो रहे हैं, क्या वाकई तालिबान को बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान के सरजमीन पर लोगों ने वेलकम किया? क्या वाकई अफगान फोर्सेस या अफगान आर्मी से लोगों ने सरेंडर करते हुए तालिबान का वेलकम किया, या फिर क्या ऐसा हो गया कि जहां तक अमेरिका की रिपोर्ट भी इस तरह से फेल होती नजर आई? देखिए, सबसे पहले मैं पहले सवाल जो आपने इससे पहले किया था उस पर फिर वापस आते हुए ये कहूँगा कि जो डेमोक्रेसी होती है उसकी सबसे बड़ी खूबी तमाम खामियों के बावजूद ये होती है कि उसमें पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, और जो डेमोक्रेसी नहीं होती है वहाँ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता है।
हमारे सामने जो ये जो मंजर देखने में आ रहा है काबुल में या मुख्तलिफ शहरों में अफगानिस्तान के, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि यहाँ पे पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं हुआ, बल्कि अफगान नेशनल आर्मी मुख्तलिफ जगहों पर सरेंडर करती गई और तालिबान के सामने। और मैंने पहले आपके चैनल पे कई बार ये कहा है कि अफगान नेशनल आर्मी के पास जो लड़ने के लिए वो नौकरी कर रहे हैं, तालिबान जबकि शहादत के जज्बे से मैदान में है। तो जाहिर सी बात है कि ये दोनों के बीच में जो लोग जॉब कर रहे होते हैं, जिन्हें अपने बच्चे बीवी और घर का ख्याल रहता है, उनके अंदर वो स्पिरिट नहीं आ पाती लड़ने की, जो लोग यानी एक समझिए शहादत के जज्बे से मैदान में चले आ रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी अहम बात कि मिलिट्री एक्सपेडिशन जहां तक तालिबान का ताल्लुक है, वो उसने हमेशा चौंकाया है। तालिबान को हमेशा हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट किया है। अंडर एस्टिमेट यानी खास करके उनकी जो मिलिट्री माइट है उसका, वो किस तरह के फाइटर्स हैं कि जो वेल ट्रेंड आर्मी, जिनको इंटरनेशनल लेवल पे अगर आप देखा जाए अमेरिका ट्रेंड कर रहा है या मुख्तलिफ जगहों की जो नाटो फोर्सेस ट्रेंड कर रही हैं, उनके अंदर ऐसा क्या होता है कि तालिबान फाइटर्स आते हैं जो वेल ट्रेंड नहीं है और उनके सामने ये इस तरह से मीक सरेंडर जिसे कहा जाता है, फाइट भी नहीं देते, फौरन सरेंडर करके मैदान छोड़ करके भाग जाते हैं। ये अपने आप में बड़ी चौंकाने वाली बात है। और ठीक है, इसमें वहीबुल साहब हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अखलाक अहान भी जुड़ चुके हैं। JNU से आपका ताल्लुक है और काफ़ी पकड़ है इनकी खारजी उमूर पर। अखलाक साहब, आपका इस्तकबाल करते हुए मेरा सवाल ये है कि जितनी तेज़ी से ये तमाम तब्दीलियां सामने होती नज़र आई हैं, जितनी तेज़ी से हालिया एक हफ्ते के अंदर अंदर जो तालिबान की पेशकदमी रही है, अब वो जो है उसने वहाँ के सदारती महल में भी वो काबिज हो गए और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि हमारे कंट्रोल में सारा कुछ है। जो वहाँ सदर थे वो भी वहाँ से जा चुके। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि तालिबान का चेहरा किस तरह का आखिर है? एक तरफ वो ये कह रहा है, उसके तर्जुमान ये कहते हैं कि हमने लोगों को आम माफ़ी का ऐलान किया, अब किसी से कोई बदला नहीं लेंगे। दूसरी तरफ जो आज मंजर काबुल एयरपोर्ट पर देखा गया कि लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर वो रनवे पर दौड़ रहे हैं, साथ साथ एयरक्राफ्ट भी दौड़ रहा है। जी, ये बड़ी अजीब व गरीब सी सूरत हाल है। और जो आपके सवाल का जो पहला हिस्सा है कि उन्होंने इतनी तेज़ी से कैसे कर लिया, तो असल बात यह है कि खुद अमेरिकन्स जो हैं, जैसे ही उन्होंने नेगोशिएशन शुरू किया है पिछले वर्षों में, हालिया दिनों में, तभी ये इस बात का इंदिया है कि उनका जो अल्टरनेट है पावर और जिससे वो नेगोशिएट कर सकते हैं, वो खुद उनके बनाए हुए हुक्मरान नहीं थे बल्कि तालिबान थे। और ये इस बात का इशारा था कि तालिबान की पकड़ बावजूद इसके इस 20 साल में जो दही इलाके थे उस पे उनकी पकड़ तो थी। ये एक पहलू है। दूसरी जो बात है, जो मौजूदा हालात और उनके इमेज के हवाले से, तो इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये है कि जब भी एक तो दो चीज़ें उसमें है। एक तो ये है कि तालिबान ने खुद भारी गलतियां की शुरुआती दिनों में, डॉक्टर नजीबुल्लाह का कत्ल किया या बामियान का वाक़या हुआ, वो उनका शुरुआती दौर था। और अब उनके जो स्पोक्स पर्सन्स हैं और लीडर्स हैं, वो कहते हैं कि हम वैसी हुकूमत करने नहीं आ रहे हैं। यानी उन्होंने खुद 20 साल में बहुत सारी चीज़ों को सीखा है और अपनी कमियों का उन्हें एहसास भी हुआ है, पहली चीज़। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि हम देख रहे हैं तमाम अफ़गानिस्तान में, और जो ये हुकूमतें थीं उसमें एक तो ये था कि एक बड़ी तादाद ऐसे लोगों की थी जो बाहर के थे और थे अफ़गान लेकिन रहते थे बाहर, और उन्हें लाया गया और उनको ग्राउंड रियलिटीज से भी उस तरह से वाबस्तगी नहीं रही। दूसरी ये है कि करप्शन रहा और जो अवाम रही, अवाम की सूरत हाल वैसी ही रही, वैसी ही गुर्बत, वैसी ही परेशानियां, वैसे ही सारी चीज़ें, और जो उनको जस्टिस मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा था। बड़ी तादाद में लोग जेलों में थे। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से आम तबका जो था वो कहीं ना कहीं परेशान था। ये एक तरह की कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी जैसी सूरत हाल भी थी, जिसकी वजह से तालिबान को ज़्यादा कोई मिलिट्री जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी और लोग वो होते गए। दूसरी जो उन्होंने 1.25 लाख की आर्मी खड़ी की थी, तालिबान तो 50,000 के आसपास थे, बाकी तो जेलों में
कुछ 10-20 हज़ार लोग थे। तो उनका वो मुकाबला वैसे बज़ाहिर देखे तो वो तालिबान से बहुत ज़्यादा थे और सारी उनके पास सहूलतें थी, लेकिन ये पूरा जो एक निज़ाम खड़ा हुआ था उसमें कहीं ना कहीं अंदर से खोखलापन था और वो सिर्फ उसमें डेडिकेशन या कमिटमेंट की कमी थी और वो पूरी तरह से भरभरा के गिर पड़ी है। और तालिबान का एक जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और जो चीज़ें आ रही हैं उससे ये तो है, और उन्होंने जिस तरह से बिहेव किया है और जिस तरह से उनकी पॉस्चरिंग रही है कि वो अपने सख्तरीन मुखालिफिन को, जिन्होंने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया और जो उनके जानी दुश्मन थे, उनको भी उन्होंने बड़ी अच्छे से उनको ट्रीट किया है और पूरा वो ऐलान कर रहे हैं और वो उस पे कायम भी दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक वजह हुई है उनके उससे आने में, और मुझे लगता है कि लोगों को इंगेज करना चाहिए जी। और उसमें दोनों चीजें हैं, जो मकामी लीडरशिप है जैसे करजई साहब वगैरह इंगेज कर रहे हैं, और जो बाहर के जो लोग हैं जो पड़ोसी ममालिक खास तौर से हैं उनको भी इनके साथ इंगेज करना चाहिए, क्योंकि यही अल्टरनेटिव है। और ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं, खुद अमेरिकन, रशियंस, चाइनीज और दूसरे लोग, वो जिस तरह से इनके साथ नेगोशिएशंस में शामिल रहे हैं पिछले सालों में, तो वो भी साबित करता है कि जो अल्टरनेटिव पावर है वो तालिबान है। ठीक है। तो मैं अखलाक साहब आपसे गुजारिश करूंगा, आप हमारे साथ बने रहें, मोहिबुल साहब आप भी बने रहें। हमें यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन ब्रेक के बाद जो सवाल हमारे पास है वो यही है कि अब जबकि एक तो दाखिली थोड़ी परेशानियां हैं, अफरा तफरी का माहौल है, दाखिली इंतशार है, इससे तालिबान कैसे निपटे, और साथ ही साथ जो अफगानिस्तान के जो पड़ोसी ममालिक हैं या फिर जो यूरोपियन जो नेशन हैं, क्या उनमें से कौन कौन अफगानिस्तान में तालिबान की इस हुकूमत को मानने के लिए तैयार होगा, या किस किस ने पहल की है, किस किस ने साफ इनकार कर दिया है कि हम अफगानिस्तान में तालिबान जैसी किसी हुकूमत को अप्रूव नहीं करेंगे, उसे हम एक वहां की चुनी हुई सरकार नहीं मानेंगे। ये एक बहुत अहम सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और साथ ही आपको ये बता दें कि पिछले साल न्यूज 18 और बायजूस की एक नई पहल ने आपको कई ऐसे यंग जीनियस से मिलवाया जिन्हें देखकर हम सब हैरत में पड़ गए। उम्र इनकी भले छोटी हो, पर जब न्यूज 18 के स्टेज पर इन्होंने अपने बड़े काम दिखाए तो पूरा मुल्क इन्हें ही देखता रह गया। कोई मैथ्स तो कोई म्यूजिक, कोई स्पोर्ट्स तो कोई आर्ट, सब के सब निकले अपने फील्ड के जीनियस। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की और सवाल यह है कि अब क्या करेगा तालिबान। जी हाँ, जिस तरह से एक रोज कबल तालिबान ने सदारती महल पर कब्जा किया, वहां वो दाखिल हो गए और उन्होंने ऐलान किया कि अब काबुल पर भी हमारा कंट्रोल है और हम आवाम से या अफगानिस्तान के लोगों से किसी तरह का कोई बदला नहीं लेना चाहते। लेकिन ऐसा लगता है कि तालिबान के इन बातों पर या तो लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर तमाम जो लोग हैं उन तक तालिबान की ये बात पहुंच नहीं पा रही है। क्योंकि जो मंजर काबुल एयरपोर्ट पर आज देखा गया काबुल में, ये तस्वीरों में आप देखिए, इससे यही पता चलता है कि लोगों में बेहद खौफ है। वो बिल्कुल इस बात को लेकर दहशत में है कि किस तरह से जैसे भी कोई मौका मिले और वो यहां से बाहर निकल जाए, वो काबुल से बाहर चले जाएं या वो अफगानिस्तान से बाहर चले जाएं। कोशिश दरअसल ये है कि जो अमेरिकन ट्रूप्स है उसकी ये कोशिश है कि वहां से वो अपने सिविलियंस को या अपने जो अमेरिकन नेशनल्स वहां मौजूद हैं या उनके जो कोलैबोरेटर्स हैं उनको वहां से वो निकाल ले जाए। लेकिन काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की भी भीड़ इकट्ठा हो गई, यहां तक कि जो दीवारें हैं जिनमें कटीली तार लगी थी उसको पार करके लोग जाने लगे, रनवे पर दौड़ने लगे। और इतना ज्यादा लोगों में इस बात को लेकर डर है शायद कि पता नहीं आने वाला वक्त कैसा होगा। वो चाहते हैं किसी भी सूरत यहां से निकल जाएं। दरअसल कल रात से ही एयरपोर्ट के आसपास लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया था और उसके बाद जिसकी सिक्योरिटी यानी कि एयरपोर्ट की जो पूरा सिक्योरिटी का निज़ाम है वो हालांकि अमेरिकन ट्रूप्स के हाथों में था,
लेकिन उसके बावजूद ये बात अभी इस वजाहत के साथ सामने नहीं आ पाई है कि जो 5 लोगों की जो अभी खबरें आ रही हैं कि 5 लोगों की मौत हुई है एयरपोर्ट पर, तो क्या ये 5 लोग गोली लगने से मारे गए हैं या फिर ये कि वहाँ जो भगदड़ जैसे हालात पैदा हो गए, जैसा खबर जिस तरह की आ रही थी कि जो अमेरिकन ट्रूप्स उन्होंने हवा में फायरिंग की थी, तो क्या उससे मौत हुई है। साथ ही जो 2-3 ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं कि जो एक तैयारा जो कि उड़ चुका था, टेक ऑफ कर चुका था और तैयारा हवा में था, उस उड़ते तैयारे से भी कुछ लोग गिरते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं और इसके वजह कर भी लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 5 या 6 की तादाद सामने आ रही है कि वहां फायरिंग या फिर फायरिंग के बाद मचे भगदड़ और ये तैयारे से गिरकर लोगों की मौत हुई है। लेकिन सवाल पूरे काबुल और पूरे तालिबान की सोच और पूरे अफगानिस्तान को लेकर है कि अब तालिबान के सामने चैलेंजेस क्या क्या हैं। जिस तरह से चीन की तरफ से यह बयान आया है कि वो तालिबान से दोस्ताना रिश्ता चाहता है, पाकिस्तान की तरफ से यह बयान है कि वो बहुत ही नज़दीकी से पूरे हालात पर नज़र रखे हुए है और रशिया की तरफ से यह इशारा मिला है कि रशिया बहुत जल्द तालिबान यानी काबुल में अपने नुमाइंदा को भेजकर वहां हालात का जायजा लेगा, इस बारे में बातचीत करेगा। लेकिन साथ ही साथ अब ये खबर आ रही है, जैसा कि एक 2 रोज कबल बोरिस जॉनसन ने ये बात कही थी कि दुनिया के ममालिक को चाहिए कि वो तालिबान की जो हुकूमत होगी उसे वो मंजूर न करें। तो सवाल यहाँ से आगे पैदा होता है कि आखिर हिंदुस्तान भी चूंकि जो है बहुत करीब है तालिबान से, ऐसे में जो हिंदुस्तान की अपनी वहाँ पर जो मकासद थे और साथ ही साथ किस तरह से जो सरहदें हैं वहाँ पर अमन शांति कायम रह सके, उसको लेकर कितना इसमें हिंदुस्तान के नज़रिए से ये तब्दीली कैसी है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ कई ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मोहिबुल हक साहब हैं, AMU के प्रोफेसर हैं। JNU से हमारे साथ प्रोफेसर अखलाक अहाद जुड़े हुए हैं और आदित्य राज कौल जो कंट्रीब्यूटिंग एडिटर है न्यूज़ 18, और साथ ही अब हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र सचदे जो फॉरेन इश्यूज़ के माहिर हैं। सबसे पहले मैं फिर से एक बार आदित्य राज आपके पास आऊँगा, क्या कुछ और जानकारी, कुछ अपडेट और आज मिल पाया है क्या? चूंकि जिस तरह से लगातार वहां तब्दीलियां हो रही हैं, पल पल कुछ नई जानकारी सामने आ रही है। आदित्य राज जी, मैं आपको ये बता दूं, जो मुझे अभी पता चला है कि एक नया C-130J जो विमान है अमेरिका का, वो अब काबुल में अगले 1 से 2 घंटे में उतरने वाला है और इसमें 700 से 1000 के बीच में ट्रूप्स हैं। आपको पता होगा कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट ने और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने अनाउंस किया था कि 1000 और ट्रूप्स वहां पर भेजे जाएंगे। तो ये 1000 ट्रूप्स मुझे लगता है आज रात को लैंड करेंगे और इसके बाद वहां पर जो सिविलियन एयरपोर्ट का पैरामीटर है उसको सिक्योर किया जाएगा। कल शाम को जब तालिबान ने टेक ओवर किया था काबुल, उसके बाद जो ऑफिशियल्स थे या सिक्योरिटी थी काबुल एयरपोर्ट की, वो सब भाग खड़ी हुई थी और वहां पर एकदम ही कियोस मच गया था, भगदड़ मच गई थी, जिसमें आज सुबह 5 लोग की मृत्यु भी हुई। तो वहां पर सबसे पहले अगले 12 से 24 घंटे में मुझे लगता है अमेरिका वहां पर पूरा पैरामीटर सिक्योर करेगा, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने कब्जे में लेगा और मिलिट्री साइड हो एयरपोर्ट का, हामिद करजा एयरपोर्ट का, या सिविलियन एयरपोर्ट हो, उसको कब्जे में लेगा। उसके बाद हो सकता है कि कल से, अगर कल से नहीं तो परसों से जो बाकी देशों के इवैक्यूएशन है वो भी वहां पर चालू होंगे, क्योंकि आज जितना मैंने मॉनिटर कर सका अमेरिका की बहुत सारी फ्लाइट्स वहां से निकली हैं, लेकिन बाकी जो देश हैं, टर्की की वहां से निकल पाई है और काम एयर जो अफगान की है वो वहां से निकल पाई है। इसके अलावा एयर इंडिया की जो फ्लाइट्स थी या इंडिया की मिलिट्री एयरक्राफ्ट थे, वो वहां पर बिल्कुल नहीं जा पाए इवैक्यूएशन के लिए। मैं ये भी बता दूं कि वहां पर हिंदुस्तान के 2 से 3 सहाफी भी हैं जो काबुल एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं। बैंगलोर से और कई जगहों से कुछ डेलीगेशंस वहां गए हुए थे, वो भी वहां पर फंसे हुए हैं और कुछ हमारे डिप्लोमेट हैं इंक्लूडिंग एम्बेसडर टंडन जो भारत के राजदूत वहां है, वो वहां पर फंसे हुए हैं। तो इसके अलावा जो अफगानी लोग हैं, बहुत सारी दहशत है, बहुत खौफ है। वो कह रहे हैं कि अभी तालिबान कुछ नहीं कर रहा, लेकिन तालिबान जो है घर घर जाकर चेक कर रहा है कि सरकार में कौन कौन काम करता था अफगानी, कौन कौन सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता था, सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस में काम करता था, और उनकी लिस्ट जो है पूरी तरीके से तैयार हो रही है, प्रिपेयर हो रही है। किस बात के लिए हो रही है ये हमें देखना होगा आगे, क्योंकि क्या तालिबान फिर से यू टर्न लेगा। और दूसरा, जैसे जैसे अगले कुछ हफ्तों में अमेरिका पूरी तरीके से वकेट कर लेगा, यूएस ट्रूप विड्रॉल हो जाएगा,
उसके बाद हमें नजर आएगा कि एक नया सिस्टम वहां पर पनपेगा। हाँ, तालिबान एक इस्लामिक एमिरेट वहां पर बनाएगा, अपने एक प्रेसिडेंट को वहां पर करेगा, लेकिन इसके अलावा चाइना, पाकिस्तान, टर्की और कुछ ऐसे मुस्लिम देश हैं जो बहुत अच्छा मुझे लगता है तालिबान के साथ रिश्ता चाहेंगे, और हो सकता है कि अपने ट्रूप्स कुछ समय के लिए वो वहां पर अफगानिस्तान में भी भेजें। तो हमें वो देखना होगा कि किस प्रकार से वहां पर चीजें रहेंगी, क्योंकि चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहां पर बहुत ज्यादा है। रशिया भी अपना इंटेलिजेंस चाहता है, और पाकिस्तान तो हमें पता ही है कि तालिबान और पाकिस्तान की नजदीकियां कितना ज्यादा हुई हैं। कल शाम को भी एक डेलीगेशन पाकिस्तान में था, और हमें न्यूज 18 में ये पता चला कि एक पीसफुल ट्रांजिशन ऑफ पावर होने वाला था, जिसमें 24 से 48 घंटे दिए हुए थे, लेकिन पाकिस्तान ने तालिबान को बोला, रजामंदी नहीं रखी और कहा कि आप ट्रांजिशन ऑफ पावर ना करिए, आप सीधे प्रेसिडेंशियल पैलेस जाइए और कब्जा करिए हुकूमत पे। तो अब हमको देखना होगा आगे क्या होता है, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे अफगानी हैं, कॉमन लोग हैं जो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वहां से निकल जाए। वो उनमें प्रोफेसर भी हैं, टीचर हैं, स्टूडेंट हैं, सहाफी हैं, और वहां के सिक्योरिटी फोर्सेस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। जी, अब आदित्य राज साहब आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त रविंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मोहिबुल हक भी हमारे साथ बने हुए हैं, प्रोफेसर अखलाक भी है। मैं आप लोगों की इजाज़त से रविंद्र सचदेव साहब आपके पास आना चाहता हूं। हम इस बात पर जिक्र कर रहे हैं कि जो तब्दीलियां लगातार अफगानिस्तान में नज़र आ रही हैं, और जितनी तेज़ी से पिछले एक हफ्ते में ये तब्दीली रूनुमा हुई है, अब जो भी सिचुएशन है, हम इस पर काफ़ी बात कर चुके कि वहाँ के लोगों में ये डर आखिर क्यों है, काबुल में एयरपोर्ट के आसपास लोगों की भीड़ इकट्ठा क्यों हो गई, क्यों लोग जो अपनी जान देकर भी काबुल छोड़ना चाहते थे। लेकिन रविंद्र सचदेव साहब, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि तालिबान जो एक जो ग्रुप है, अब जो रूलिंग ग्रुप है, उसके सामने अभी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए? यानी सीधा सवाल यह है कि अब तालिबान क्या करेगा? देखिए, तालिबान सबसे पहला तो वो काम ये करेगा कि उसे अपने देश के अंदर अपनी गवर्नेंस को एस्टैब्लिश करना है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में ये पहुंच गए, मिलिट्री विक्ट्री कर ली, ये सब चीजें अलग हैं, बट अपनी पावर को अब अपने देश के अंदर पूरा इफेक्टिव बनाना सबसे बड़ा चैलेंज, इनफैक्ट ये चैलेंज है तालिबान के सामने, चाहे आप जो भी कहें उनको, क्योंकि तालिबान भी एक्चुअली एक कोई सॉलिड ग्रुप तो नहीं है, राइट? तालिबान के अंदर भी कितने सारे अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, हर एक की अपनी एथनिसिटीज हैं, हर एक के अपने कोड्स ऑफ कंडक्ट हैं, कल्चर है, एजेंडा है। तो और इन सब के अलावा फिर भी कुछ ऑपोजिशन के भी हैं जो पुरानी नदर अलायंस के होते थे या कुछ अपोजिंग ग्रुप्स के लोग होते थे। तो तालिबान को सबसे पहले तो अपने देश के अंदर अपनी गवर्नेंस एस्टैब्लिश करनी होगी। उसके अलावा यही उसका नंबर 1 to नंबर 10 मेरे ख्याल से एजेंडा रहेगा आज की तारीख में। अब बात यह कि अपनी गवर्नेंस एस्टैब्लिश करने के लिए तालिबान किस तरह के कदम उठाता है, वो कितना ज्यादा सोशल एक्सपेरिमेंट में चला जाता है कि शरिया लॉ, और फिर ये देखना कि भैया विमेन बुर्का में है, या स्कूल नहीं जा रही, या म्यूजिक बंद है, या पुरानी कोई स्टैच्यूज तोड़ देने का है। ये चीजें खुद करे ना करे तालिबान, अगर तालिबान अपना एक मॉडरेट चेहरा डालना चाहता है तो तालिबान को इन चीजों को प्रिवेंट भी करना पड़ेगा, राइट? जो वो दुनिया को अगर वो कह रहा है, पहली बात तो दुनिया को कह रहा है मुझे ट्रस्ट करें ना करें, राइट? अगर हम ट्रस्ट कर भी लें या ना भी करें, तो तालिबान की असलियत क्या है हमें अभी भी ये शायद नहीं पता है, उनकी असली मंशा क्या है, राइट? तो अगर वो उस रास्ते में जाए तो वो दूसरी बात है, तो फिर वो कहेगा जी मेरे को पूरे अफगानिस्तान के अंदर म्यूजिक बैन करना है। अगर वो इस तरह के रास्ते पे चल गया तो, या फिर बट जो मोस्ट प्रॉब्ली वो होगा, इसको अपनी गवर्नेंस और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और अपना रुतबा कायम करना होगा ना अपने देश में, कि जो हमने बोला यहाँ की सरकार ने वो पूरे देश में उस चीज का अमल हो। और उस आई थिंक पूरी इस तरह की गवर्नेंस एस्टैब्लिश करने में इन्हें अभी काफी वक्त लगेगा। मैं इसी सवाल को प्रोफेसर अखलाक साहब आपसे करना चाहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ज्यादा अभी तालिबान की तरजीहात होनी चाहिए, या फिर ये कि जो सोशल रिफॉर्म्स के तौर पे जो उनकी नजर में सोशल रिफॉर्म्स है वो। लेकिन मेरा सवाल साथ ही साथ ये भी है कि तालिबान के सामने ये सवाल अभी कितना अहम है कि वर्ल्ड कम्युनिटीज जो हैं उनमें से कितनी कम्युनिटीज, या कम से कम जो यूएन के जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से कहां से किस से इनके इस हुकूमत को अप्रूवल मिल पाता है। चाइना का एक इशारा देखने को मिल रहा है, रशिया का एक इशारा देखने को मिल रहा है, पाकिस्तान क्लोजली वॉच कर रहा है, उसका भी इशारा देखने को मिल रहा है, जैसा अभी हमारे साथ आदित्य राय साहब ने कहा है। लेकिन चैलेंजेस क्या है तालिबान के इस सो कॉल्ड गवर्नेंस के सामने अभी?
सबसे बड़ा चैलेंज जो है और जो बिल्कुल दिख रहा है वो ये है कि खासतौर से जो बड़े शहर हैं और काबुल खासतौर से वहाँ के लोगों का और दूसरे इलाके के लोगों का जिनसे उनकी एक तरह से राइवलरी रही है या जिनके साथ एक कंफर्ट लेवल नहीं रहा है, उनके दरमियान एतमाद बहाल करना। अगरचे वो बार बार ऐलान कर रहे हैं, पिछले काफ़ी दिनों से वो ऐलान कर रहे हैं और तमाम मीडिया पे उनके ख़ास तौर से जो सुहेल शाहीन साहब हैं वो बार बार कह रहे हैं, लेकिन लोगों में जो एक उनका जो इमेज जो बना हुआ है और जो लोगों के जहन में और दिल में जो बात बैठ गई है वो उनके दिल से नहीं निकल रहा है। यही वजह है कि लोगों में खौफ ज़्यादा है। फिर एक बड़ी तादाद ऐसी है जो जैसा कि इशारा भी किया आपने खुद अपनी गुफ्तगू में कि जो इंटेलिजेंस या पुलिस के हिस्सा रहे हैं और जो तो एक खास तौर से अभी जो तालिबान में जो अभी जेलों से जो छूटे हैं उनके यहाँ थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव रवैया दिखाई पड़ा है। ये चीज़ है। दूसरी ये कि जो निज़ाम है, हर मुल्क का एक एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम होता है, अफगानिस्तान का भी है, तो वो इन्होंने भी कहा है कि वो वैसे ही रहेगा और उसको हम रखेंगे और जो लोग ऑफिसेज में जा रहे थे जैसे काम कर रहे थे वैसे ही करें। ये अच्छी बात उन्होंने की है, लेकिन वो एतमाद बहाल नहीं हो रहा है। कल मैंने देखा वहाँ पे जो नेशनल आर्काइव है वहाँ के गार्ड्स जो है चले गए, तो जो डायरेक्टर हैं इत्तेफाक से वो हमारे दोस्त हैं, उनका मैंने मैसेज देखा कि वो घबराए हुए हैं क्योंकि आर्काइव तो बड़ी वो चीज़ होती है और वहाँ पे कोई गार्ड नहीं है। तो उन्होंने डिस्परेशन में फेसबुक पे डाला। तो ये एक चीज़ है कि ये एतमाद बहाल करना और इस ऑर्डर को, ये ट्रांजिशन फेज है, उसको वो कैसे कर पाते हैं। तीसरी जो चीज़ है इंटरनेशनल लेवल पे, तो देखिए इंटरनेशनल लेवल पे पिछले तकरीबन 1 साल से कम कुछ जो ममालिक हैं, पाकिस्तान का तो जाहिर है उनसे क्लोज रिलेशन है, उसने इसमें रोल भी अदा किया है जो नेगोशिएशंस हुए हैं। ईरान है, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात बने हैं, और चाइना है, रशिया है, और मुझे लगता है हमारे रिलेशंस भी बनेंगे ही। और इस तरह से धीरे धीरे लोग अभी एक तरह से वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है कि देखते हैं कि वो उनकी कैसी वो पॉस्चरिंग है होगी, और देखते हैं कि लोग ये कैसे इस चीज को हल कर पाते हैं और लोगों में कितना एतमाद बहाल कर पाते हैं। एतमाद बहाली जो आपने कहा, एतमाद बहाली, मोहिबुल हक साहब मेरा सवाल एतमाद बहाली, लेकिन जो बात अभी आदित्य राज कौल कह रहे थे कि ठीक है काबुल में तालिबान ने तशद्दुद नहीं किया, लेकिन दूसरे जो शहर है हेरात या फिर कांदाहार वहां पर तशद्दुद हुए हैं, तो मोहबिल साहब मैं फिर वही जानना चाहता हूं, चूंकि लोगों के जुबान पर सिर्फ एक ही सवाल अभी है कि तालिबान अब क्या करेगा, मतलब दाखिली सतह पर भी और खारजी सतह पर भी। तो ये जो तरजीहात हैं किस तरह से वो मैनेज कर पाएगा। अभी बता रहे आदित्य राय साहब ने कहा है कि दूसरे जो बड़े शहर हैं काबुल के अलावा वहां पर तशद्दुद तालिबान ने किया है, तो क्या आगे होने वाला है? क्या ऐसे ही मनाजिर अभी और देखने को मिलेंगे जिस तरह से एयरपोर्ट पर लोगों ने अपनी जान देकर भी किसी तरह से एयरक्राफ्ट में बैठना चाहा? दूसरे शहरों का ताल्लुक हमें याद रखना चाहिए कि दूसरे शहरों में बाकायदा आर्म्ड स्ट्रगल चला है तालिबान और दूसरी फोर्सेस के बीच में, तो वो जो तशद्दुद है वो एक दूसरे तरीके का है। मैंने एक बात पहले कही थी, जनरल एमनेस्टी एक अलग चीज़ होती है जिसमें तमाम लोगों को आम माफ़ी दी जाती है, और आम तौर पे जनरल एमनेस्टी फतेह मक्का से इस तरह की फोर्सेस डेराइव करती हैं, लेकिन जनरल एमनेस्टी का ऐलान नहीं हुआ, ये हमें याद रखना चाहिए। एमनेस्टी उन्होंने दी है उन लोगों को जो आर्मी सर्विसमैन थे और ये और वो वगैरह। देखिए एक बहुत बड़ी बात यह है कि तालिबान को मुख्तलिफ चीज़ों जैसे बामियान का स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना, या फिर अगर आप देखें तो कंधार हाईजैकिंग जो हिंदुस्तान के साथ हुई वो, और या फिर जो उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन लोगों ने उसामा बिन लादेन को पनाह दी और वो वजह बने, यानी तालिबान वजह बने उसके अमेरिका पे अटैक के। लेकिन एक बात जो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में भी आई और इंटरनेशनल लेवल पे ये बात शेयर की गई थी कि अगर 1979 से लेकर के अभी तक का अफगानिस्तान आप देखें तो मोस्ट पीसफुल अफगानिस्तान जो है वो तालिबान के दौर में रहा है।
नंबर 1। नंबर 2, अगर आप देखेंगे तो जो ड्रग्स की स्मगलिंग अफगानिस्तान से बहुत ज़्यादा होती रही है और जिसे वारलॉर्ड्स या जो गैंग्स हैं वो करते रहे, वो तालिबान के वक्त में सबसे कम हुई थी। यूनाइटेड नेशंस की अपनी रिपोर्ट है। अगर आप ड्रग कंट्रोल की बात करें, यानी जो ओपीएम ट्रेड वगैरह है, तो 2 चीज़ें। तीसरी अहम बात जिससे हम लोग बहुत ही अनकंफर्टेबल होते हैं, बाहर बैठे हुए लोग, कि वो ज़बरदस्ती नकाब पहनाते हैं या दाढ़ी रखवाते हैं, या फिर इसे आवाम अफगानिस्तान का जो अगर आप कल्चर देखेंगे तो मेजॉरिटी इससे ज़्यादा परेशान नहीं होती। उनकी ये वे ऑफ लाइफ है, ये उनका हिस्सा रहा है। कुछ इलाकों में यकीनन काबुल वगैरह जैसे बड़े शहरों में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अफगानिस्तान ज़्यादातर अगर आप देखें उनसे प्रॉब्लम नहीं होती। अब जो हमें सबसे बड़ी चीज़ देखनी होगी अफगानिस्तान में, देखिए, एक तो अब डिप्लोमेसी उनकी तालिबान की कैसे रहती है। एक नया पावर स्ट्रक्चर दुनिया में इमर्ज कर रहा है, जिसमें रशिया चाइना करीब आ रहे हैं। ईरान के साथ सैंक्शन हुआ और ये देखिए, रशिया और ईरान एक तरफ सैंक्शन झेल रहे हैं, चाइना को ऑलरेडी अमेरिका काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, एक नया पावर ब्लॉक बन रहा है। तो ये पावर्स अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं, ये यानी ऐसा लग रहा है। एक और अहम बात हमें ये देखना होगा कि अफगानिस्तान की जो हम लोग जब तालिबान की एनालिसिस करते हैं तो हम वहाँ की एथनिक ग्रुप्स जो हैं, जैसे मिसाल के तौर पर पश्तून सबसे बड़ी जो एथनिक ग्रुप है, और उसके बाद से फिर ताजिक है। तो ताजिक और पश्तून 2 बड़ी एथनिक ग्रुप हैं, और उसको हम ऐसा देखते हैं कि जैसे इन दोनों के बीच में बड़ी लड़ाइयाँ हों, और ये दोनों ग्रुप ऐसे हैं जिसके बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये हमारी गलत फहमी है। जो ताजिक और पश्तून में देखिएगा आपस में मैरिजेस हैं, मदर मान लिया ताजिक है तो फादर जो है वो पश्तून होंगे। तो वहाँ पे ये जो इंटर ट्राइबल मैरिजेस रही हैं वो बहुत ही कॉमन है। हाँ, हजाराज के साथ जरा मामला अलग है, उज़्बेक और ताजिक और पश्तून अगर आप देखें तो मामला अलग है। और फिर तालिबान का जो एजुकेशन सिस्टम रहा है उसमें जो आइडियोलॉजी वो एक मेल्टिंग पॉट की है, जिसमें इस्लाम के नाम पे लोगों को मुत्तहिद करने की बात की जाती है। और आपने देखा होगा इससे पहले की जो तालिबान हुकूमत थी या जो तालिबान थे, उनके बीच में न सिर्फ ये कि अफगानिस्तान के बल्कि दूसरे मुल्कों के लोग भी शामिल थे। तो इसलिए ये जो हम लोगों का वेस्टर्न पर्सपेक्टिव होता है एथनिक ग्रुप्स को या किसी भी यानी कंपोनेंट को एनालाइज करने का, उस पर्सपेक्टिव से अलग हट करके हमें एक दूसरे पैराडाइम में तालिबान की सक्सेस, तालिबान की जो डीप पेनिट्रेशन है अफगानिस्तान, तालिबान में उनकी एक्सेप्टेबिलिटी अगर नहीं होती तो इस बड़ी तादाद में यानी रहने के बावजूद अफगान फोर्सेस मैदान छोड़ के नहीं भाग रही होती। और तालिबान ये एक सवाल यहाँ पर वाकई है। मैं रोबिंदर सचदेव साहब के पास आना चाहूंगा। रोबिंदर सचदेव साहब, मैं बार बार इसका जिक्र कर रहा था कि पिछले मतलब जिस तेजी से ये सब कुछ हुआ है, जो पिछली बार डिक्लेरेशन हुआ, बातचीत हुई कि ठीक है एक टाइम फ्रेम में ये सब कुछ हो जाएगा। 1 हफ्ते पहले तक अमेरिका की ये रिपोर्ट थी कि 90 दिन तक में शायद तालिबान जो है वो काबुल तक पहुंच जाए, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर बहुत सारी चीजें बहुत तेजी से हो गई। तो क्या सचदेव साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो प्रोफेसर अखलाक ने कहा कि ओवरऑल अफगानिस्तान में एक तरह का एंटी इनकम्बेंसी जैसी फीलिंग थी, क्या ये वजह है कि इतनी तेजी से काबुल तक पहुंच गए तालिबान? और क्या अब ये समझा जाए कि होम ग्राउंड पर शायद वैसा नजारा ज्यादा देखने को ना मिले जैसा हमें लग रहा है, आशंका हो रही है? एक्चुअली यस एंड यस मैं कहूंगा। जो प्रोफेसर साहब भी बात कर रहे थे, वेरी वेरी राइट। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कुछ तो सपोर्ट होगा ना। मानो इन्होंने खौफ फैला रखा है, बट फिर भी द वे ऑफ लाइफ या कल्चर या कस्टम्स या ट्रेडिशंस जो है, काफी सारे लोग इस चीज में बिलीव करते होंगे, तभी तो तालिबान भी उभरा है। दैट इज वन, राइट। इसके ऊपर दूसरी बात जो हुई है, एब्सोल्युटली यस। देखिए, अफगान सरकार जो खड़ी थी वो अमेरिका के बूते पे खड़ी थी। तो किसी भी देश में अगर आपको ये बोला जाए कि हमारे देश की जो सरकार है ये तो फिरंगियों ने खड़ी कर रखी है, राइट, तो ऑफ कोर्स उस सरकार के अगेंस्ट आप लड़ेंगे। आपका विचार, पब्लिक ओपिनियन विल मोस्ट प्रोबब्ली बी अगेंस्ट दैट गवर्नमेंट, क्योंकि कौन चाहेगा प्राइड वाला नॉर्मल नेशन के उसमें अपनी प्राइड लेने वाले कि हमारा देश और हमारा देश की जो सरकार है इसको एक बाहर की सरकार जो कि इंपीरियलिस्ट है, जो सेटन है, देखिए कुछ हिसाबों से, राइट, जिसको सेटन माना जाता है, डेविल माना जाता है, वो सरकार, वो अमेरिका हमारी सरकार को खड़ी कर रही है और ये लोग हम पे रूल कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके साथ कंबाइंड है ऑफ कोर्स दिस अदर फैक्टर जो प्रोफेसर साहब अभी कह रहे थे कि अफगानिस्तान के अंदर वे ऑफ लाइफ, कल्चर, ये सब चीजें अगर हम मिलाएं तो तालिबान की जो अप्रोचेस हैं, ओके, डेफिनेटली कुछ चीजें तो बहुत रेट्रोग्रेसिव हैं, जैसे एक्सट्रीम शारिया, स्टोनिंग टू डेथ एंड ये जो सारी हैं,
बट इन सब के अलावा काफी चीजें हैं शायद जिसको लेकर के पूरा का पूरा मुल्क मोरलेस मानता है कि हाँ यही हमारी कल्चर है, हमें ऐसे रहना है। तो इन सब चीजों का ये कॉम्बिनेशन हुआ है और अफगान आर्मी जो मेल्ट डाउन हो गई, जो 90 दिन में अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही थी एब्सोल्यूट फेलियर अमेरिकन इंटेलिजेंस का, अनबिलीवेबल, मतलब बहुत ही दुख की बात है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इतनी गलती कर गई है। वो 90 दिन क्या, अभी जैसे बात हो रही थी 9 दिन 9 आवर्स में काबुल कोलैप्स हो गया। और एक बात और देखिए इसी बात को लेकर के, ये जो पूरा कोलैप्स होता गया इसमें कोई बड़ी वायलेंस या बड़ी फेस ऑफ्स नहीं हुई बिटवीन अफगान आर्मी एंड तालिबान। बिल्कुल, मैं अब इसको बस अब कंक्लूड करने की तरफ हूं। मैं एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा अखलाक साहब आपसे भी और आदित्य साहब आपसे भी, आप अराउंड 30-40 सेकंड्स का बहुत मेहरबान होगी। आदित्य साहब मैं पहले आपके पास आता हूं, चैलेंजेस इंटरनेशनल लेवल पर क्या है तालिबान गवर्नमेंट के एक्सेप्टेंस को लेकर? पहले तो मैं सबसे लेटेस्ट आपको खबर बता दूं, बात हुई है जिसमें मुझे बताया गया है कि भारत का मिलिट्री एयरक्राफ्ट C-17 अभी काबुल में लैंड किया है कुछ देर पहले, और करीबन 500 से 600 जो भारतीय मूल के वहां पर लोग हैं, पत्रकार हैं या फिर जो डिप्लोमेट्स हैं, उन सबको और उनके परिवारों को वो लेके आएगा। तो ये पहल हुई है, वहां पर अभी लैंड हुआ है। कब तक वो इवैक्यूएट होता है मुझे लग रहा है शाम को 9:30 या 10 बजे तक वो फ्लाइट आएगी। दूसरा, अमेरिका के सूत्रों से बताया जा रहा है, जैसे मैं पहले बता रहा था, कि अमेरिका ने सिविलियन साइड ऑफ द एयरक्राफ्ट पे इवैक्यूएशन हॉल्ट कर दिए हैं और बताया है कि वहां पर जो नए फोर्सेस आ रहे हैं वो उसको सिक्योर करेंगे, एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने कब्जे में लेंगे। उसके बाद कल से हो सकता है कि इवैक्यूएशन चालू हो। तो चैलेंजेस तो बहुत है। सबसे पहला चैलेंज महत्वपूर्ण ये है कि लोगों को कैसे इवैक्यूएट किया जाए, और जो अफगानी लोग भी वहां से निकलना चाहते हैं उनको भी क्या दुनिया भर अपना दिल खोलेगा और वहां पर शरण उनको दी जाएगी, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और उनको शरण देनी जरूरी है। और तालिबान को, जैसे बाकी पैनलिस्ट ने बताया, एक सबसे बड़ा चैलेंज है कि उनको लेजिटिमेसी कैसे मिलेगी, क्योंकि डेमोक्रेटिक वे में तो वो आए नहीं है। तो उनको अपनी लेजिटिमेसी लोगों के सामने लानी पड़ेगी। जो उनका चेहरा है दरिंदगी का, उससे हटकर अगर वो कुछ करते हैं तो तभी उन्हें कुछ हद तक लेजिटिमेसी मिल। चलिए, बहुत शुक्रिया अखलाक साहब, मेरे पास वक्त की कमी, मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया। तो सबसे अहम बात यहां पर यही है कि जिस तरह से